दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज जाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना सो कॉल्ड घोषणा पत्र जारी किया है। अब ये सवाल आना चाहिए कुछ लोगों के मन में कि बिल्कुल पहले चरण के मतदान के अंतिम दिन के प्रचार के दिन जाकर मैनिफेस्टो रिलीज किया जा रहा है। उसका कारण ये है, जो हमें लगता है, कि भाजपा शायद चाहती नहीं है कि घोषणा पत्र में जो लिखित वादे किए जा रहे हैं कम से कम उन पर किसी तरह की चर्चा हो व्यापक स्तर पे, उस पर किसी तरह से उनको जवाबदेह ठहराया जाए, सवाल जवाब किया जाए, किसी तरह का उस पर नैरेटिव बने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जा रही है कम से कम उस पर। वरना कोई कारण नहीं है कि क्यों एक पार्टी अपने घोषणा पत्र को जारी करने के लिए बिल्कुल आखिरी दिन का प्रचार चुनेगी। अब आज भाजपा के नेता और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया है कि वो प्रदेश के युवाओं के लिए अगर सत्ता में आते हैं, उनकी पार्टी आती है, तो वो बहुत कुछ करेंगे। उनको रोजगार देने के लिए, उनको कौशल देने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए। आज जब देखिए विधानसभा चुनाव का वक्त है, तो ये वक्त है सरकार के 5 साल के काम काज की समीक्षा करने का, उन बुनियादी मुद्दों पर बात करने का जिनका प्रदेश के नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने आज ये घोषणा पत्र जारी किया है, आज से 5 साल पहले भी एक घोषणा पत्र जारी किया था 2017 में। मैं उस घोषणा पत्र पे पूरे विस्तार पे तो नहीं जा रहा हूं, अभी हम सिर्फ उन सवालों की बात करेंगे जो प्रदेश के युवाओं के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। 10 ब्रॉड प्रॉमिसेस थे 2017 के घोषणा पत्र में। 10 के 10 पे भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। रोजगार देने की बात हो, 70 लाख रोजगार, स्वरोजगार देने की बात, सभी भर्तियों को पूरा करने की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी, ऐसा वादा हो। कौशल विकास को लेकर किए गए वादे हो, शिक्षा को लेकर किए गए वादे हो, कॉलेज में एंट्री करने वाले सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का वादा, ये सब उनके अपने वादे हैं जो पिछले घोषणा पत्र में किए गए थे। अगर आप देखेंगे तो ये सब वादे आपको मिल जाएंगे। इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इन वादों को पूरा करना बहुत दूर की बात है। युवाओं की आशाओं आकांक्षाओं को लेकर इस सरकार ने उल्टा काम किया है। जो काम किसी भी सरकार, किसी भी संवेदनशील या किसी भी सक्षम सरकार को जो करना चाहिए था, उसके ठीक उलट काम किया। इसीलिए हम इस घोषणा पत्र को, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को, जुमला पत्र से ज्यादा कुछ नहीं मानते। अब दोस्तों, बात जब युवाओं की हो रही है और आज जब चुनाव का वक्त है, तो हमें बात करनी चाहिए कि प्रदेश में उन मुद्दों पर इस सरकार की क्या स्थिति है जो युवाओं को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। मसलन रोजगार का सवाल। दोस्तों, आज से 5 साल पहले, मैं अभी CMI का आंकड़ा कोट करने वाला हूं आपके समक्ष। ये CMI वही एजेंसी है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसके आंकड़े को उत्तर प्रदेश सरकार खुद कोट करके बताने का कोशिश कभी कभी ये करती है कि बेरोजगारी दर हमारे कार्यकाल में थोड़ा बेहतर हो गया है। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं उसी CMI के आंकड़े को कोट करते हुए आपके समक्ष कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूं, जिन आंकड़ों पर प्रदेश के हर नागरिक की नजर जानी चाहिए। वो किसी भी नेता को, किसी भी दल को वोट करें, लेकिन इस सूचना के आधार पर वोट करना चाहिए कि आज इस वक्त प्रदेश में रोजगार के सवाल पे क्या स्थिति है। दोस्तों, दिसंबर 2016 यानी कि 2017 में भाजपा की सरकार आने से ठीक पहले, जो 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस ठीक विधानसभा चुनाव से पहले की बात, 5,75,19,000 लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार कर रहे थे।
और आज यह संख्या बढ़ी नहीं है। इन 5 सालों में रोजगार कर रहे लोगों की संख्या बढ़ी नहीं है, घट गई है। जो आंकड़ा 5,75,19,000 था वो आज 5,59,76,000 हो गया है। अब जब आप इसके ऊपर और सुनेंगे कि इन 5 सालों में रोजगार करने योग्य लोगों की संख्या क्या कम हो गई है, मन में यह सवाल आना चाहिए। हो सकता है रोजगार कर रहे लोगों की संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि रोजगार करने योग्य लोगों की ही संख्या कम हो गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। रोजगार करने योग्य लोगों की संख्या, जिसको हम इंग्लिश में वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। कितना बढ़ा है मैं उसका आपको स्पेसिफिक आंकड़ा देता हूं। इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में रोजगार जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो आंकड़ा तो बढ़ा ही है, और लेकिन रोजगार की चाहत रखने वाले लोग, मतलब ये थोड़ा सा यहां पे टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है समझना कि देखिए, एक तो है कि कितने लोग रोजगार में हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार हैं लेकिन रोजगार करना चाहते हैं, उनको हम लेबर फोर्स में गिनते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, रोजगार ढूंढ रहे लोगों की संख्या भी कम हो गई है। मतलब कि हताशा बढ़ी है, नाउम्मीदी बढ़ी है। सिर्फ बेरोजगार नहीं हो रहे, रोजगार ढूंढना बंद कर दिया थक हार के, परेशान होकर। और वो आंकड़ा ये है कि 5 साल पहले 6,25,00,000 लोग थे जो रोजगार करने की चाहत रखते थे, जो ढूंढ रहे थे या रोजगार कर रहे थे। वो संख्या घट के 5,88,00,000 हो गई। इन 5 सालों में इतनी भयावह स्थिति हुई है। इसी हताशा, इसी नाउम्मीदी का नतीजा है कि आए दिन आपको बेरोजगार युवाओं की खुदकुशी की खबर मिलती होगी। हमें उत्तर प्रदेश के कई शहरों से, खास करके उन शहरों से जिन शहरों का योगदान इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ज्यादा है, जहां पे जाके सरकारी भर्तियों की तैयारी लोग ज्यादा करते हैं, वहां से आपको और ज्यादा ऐसी खबरें मिलेंगी कि वो बेरोजगार ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। वो चाहे लखनऊ से खबर मिले, चाहे प्रयागराज से खबर मिले, चाहे अन्य शहरों से मिले। ये इसी नाउम्मीदी का नतीजा है। जो इसके अलावा ये सरकार अपने प्रचार में एक बात कहती है जो आपको जरूर, क्योंकि देखिए इस सरकार का प्रचार तो हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है, भले हमारी बात ना पहुंचे। और यह सरकार प्रचार में एक बात अब कह रही है कि इन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी दी है पिछले 5 साल में। यह आज से 1.5 साल पहले 3.5 लाख कहते थे, 2-3 महीने बाद 3.25 लाख कहने लगे, फिर 4 लाख कहने लगे, फिर 4.25 लाख कहने लगे। पिछले साल 15 फरवरी की बात है, पिछले साल की बात है, लखनऊ में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने साथियों के साथ। उस वक्त ये 3.25 लाख कह रहे थे। उस दौरान हमारे एक साथी हैं राजन, उन्होंने आरटीआई दायर करके पूछा कि ये जो आप सरकारी नौकरियां कह रहे हैं, कितनी सरकारी नौकरी हमने दे दी है, उसका विभागवार ब्यौरा क्या है, किन किन विभागों में कितनी कितनी नौकरियां कब आपने दी हैं, जिसका कुल मिला के आपने 4 लाख बता दिया, या अब जाके 5 लाख बता रहे। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जब विधानसभा चुनाव जब तक आएगा तब तक ये आंकड़ा बढ़ के 5 लाख हो जाएगा, जो कि हो चुका है। अब ये सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी कह रही है। लेकिन इस आरटीआई के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार का जो कार्मिक विभाग है उसने जवाब दिया कि उनके पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि ये जो सरकारी नौकरियां जिसका दावा चुनावी प्रचार में किया जा रहा है, उन सरकारी नौकरियों का विभाग किन किन विभागों में कब कब दी गई है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रचार में जिन आंकड़ों के आधार पे बड़े बड़े दावे कर रही है, उन आंकड़ों का आधार क्या है वो खुद सत्ताधारी पार्टी को या इस सरकार को नहीं पता है। अब आप खुद सोच लीजिए, इस खोखलापन के आधार पे इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो क्या हम इस आंकड़े को कि 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, इसको झूठ ना बोले? क्या हम इसको भ्रामक ना बोले? इसी सरकार ने 2017 में वादा किया था, घोषणा पत्र में लिखित वादा था, आप चेक करेंगे बिल्कुल लिखा मिल जाएगा, सरकार बनने के 90 दिनों के अंदर जितने रिक्त पड़े सरकारी पद हैं
उनको पारदर्शी ढंग से भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है उनके घोषणा पत्र में। हो सकता है आप जल्दी जाके चेक करिए, हो सकता है वो अपने वेबसाइट से 2017 वाला घोषणा पत्र हटा देंगे, अब नया आया है तो एक जुमला दूसरे जुमले को काउंटर ना कर दे तो दूसरा हटा देंगे वो, ताकि एक सामने से रहे, बस उसी को आप देखते रहे। लेकिन मिल जाएगा गूगल करने से। आप 2017 का विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र देखिए, 90 दिनों में हर सरकारी रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, यह लिखित वादा है। जो काम 90 दिनों के अंदर करने का वादा था वो 5 साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ है। चुनावी आचार संहिता लागू होने के एक दिन पहले तक उत्तर प्रदेश के हर शहर में बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर कि आप नई शिक्षक भर्ती निकाल दीजिए। आज भी उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा ऐसे सरकारी पद हैं जो स्वीकृत हैं लेकिन रिक्त हैं, स्वीकृत हैं, सैंक्शनड हैं लेकिन वेकेंट हैं। हम उन पदों की बात नहीं कर रहे हैं जितने की जरूरत है, वो और ज्यादा हो सकती है। हम उसी आंकड़े की अभी बात कर रहे हैं जो सरकार के हिसाब से सैंक्शनड है। उस सैंक्शनड स्ट्रेंथ में से अकेले उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा पद हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं। इन्हीं पदों को भरना था 90 दिनों के अंदर। यही था घोषणा पत्र में वादा उनके, जो 5 साल तक पूरा नहीं हुआ और अब एक नया घोषणा पत्र आ गया है। इसलिए इस घोषणा पत्र को हम जुमला पत्र कह रहे हैं। उसका आधार है कि हम क्यों इसको जुमला पत्र कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त हैं, स्वीकृत पद, अकेले शिक्षकों के उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के स्कूलों की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त है, आवश्यकता है शिक्षकों की। अब आप समझ लीजिए इसका असर सिर्फ बेरोजगार युवाओं पे नहीं पड़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था पे भी पड़ रहा है। ये जो नई पीढ़ी जो स्कूलों में जा रही है, जो आने वाले समय में देश प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेगी, उसकी शिक्षा और उसके कौशल पर भी पड़ रहा है। जब 3 लाख तक शिक्षकों की कमी होगी तो, और इतनी भारी तादाद में शिक्षकों की कमी होने के बावजूद 5 साल में, आप ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली, जो काम इनको हर साल एक करना चाहिए था। 5 साल में एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकली उत्तर प्रदेश में। मैं कोई गलत आंकड़ा दे रहा हूं? आज की तो सरकार सच बोलने वालों को जेल में डाल देती है, अगर हम झूठ बोल रहे होते तो पता ना कहां कहां भेज देती हमें। ये जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती थी, ये इस सरकार की नई शिक्षक भर्ती नहीं है। ये शिक्षा मित्रों का जो समायोजन होना था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए 68,500 और 69,000 की 2 भर्तियां निकाली जाए। ये वही भर्तियां हैं जो पिछले सरकार से चलती आ रही हैं। कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं निकली। पुलिस विभाग में गृह मंत्रालय के अपने आंकड़े के हिसाब से, गृह मंत्रालय का अपना एक संस्थान है BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, ये कोई किसी विपक्ष, किसी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पुलिस विभाग में पद रिक्त हैं। अब आप सोचिए, इसका असर सिर्फ बेरोजगार युवाओं पे नहीं पड़ रहा है, इसका असर लॉ एंड ऑर्डर पे भी पड़ रहा है। जब इतनी भारी तादाद में पुलिस विभाग में रिक्तियां होंगी, जब एक पुलिसकर्मी 2-2, 3-3, 4-4 का काम कर रहा होगा, तो क्या वो फ्रस्ट्रेटेड होकर काम नहीं करेगा? क्या उसका प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे असर नहीं पड़ेगा? ये हैं जो मूल मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए था। पक्ष विपक्ष को सवाल जवाब, बहस, संवाद करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतने अहम चुनाव में कभी अफगानिस्तान की बात होती है, कभी पाकिस्तान की बात होती है, कभी जिन्ना की बात होती है, कभी तमंचा की बात होती है, कभी गर्मी उतार देने की बात होती है, कभी चर्बी उतार देने की बात होती है। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है कि ये कर क्या रहे हैं? और बड़े दुख की बात है कि जिस ढंग से नागरिकों को इन नेताओं को जवाबदेह ठहराना चाहिए था, इन सरकारों को जवाबदेह ठहराना चाहिए था, वो शायद वो भी नहीं हो रहा है इस समय।
और उसका एक बड़ा कारण है कि मीडिया का बड़ा वर्ग है जो इन मुद्दों को, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, इसको वो तरजीह, वो तवज्जो नहीं देता है जो इसको मिलने की जरूरत है। शायद इसलिए यह हालत हो रही है। इसके अलावा दोस्तों एक दो आंकड़े मैं और पेश करूंगा और उसके बाद हम अपनी आखिरी बात रखेंगे आपके समक्ष कि देखिए, भर्तियों में, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां होती हैं उसमें लेट लतीफी, भ्रष्टाचार और अनियमितता का जिस तरह का आलम है उत्तर प्रदेश में, उसको अगर आपको समझना हो तो आप समझिए कि इसी कार्यकाल में कम से कम 1 दर्जन पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। 1 दर्जन। आपको अभी हाल का यूपी टेट याद होगा क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले की बात है और क्योंकि चुनाव से ठीक पहले की बात थी और सरकार ने तुरंत उस पर तुरंत कैंसिल कर दिया एग्जाम क्योंकि चुनाव होने वाले थे। लेकिन सिर्फ 1 पेपर लीक नहीं हुआ है, यह कोई पहली घटना नहीं थी और आखिरी भी नहीं है। कम से कम 1 दर्जन की लिस्ट हमारे पास है। जब हम 1 दर्जन कह रहे हैं इसका मतलब आप समझिए, अगर 1 दर्जन पेपर लीक की घटनाओं की सूची हमारे पास है, इसका मतलब भाई कम से कम हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही हमारे पास सूचना होगी ना। अब कई पेपर लीक हुए होंगे जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, जो खुलासा ही नहीं हुआ। अगर हर पेपर लीक की घटना का खुलासा होने लग जाए तो पेपर लीक ही बंद हो जाएगा फिर तो। इसका मतलब अगर 10 में हो सकता है कि 9 का खुलासा नहीं हो रहा है, तभी तो लोग अब भी पेपर लीक कर रहे हैं, तभी तो ये धंधा चल रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि 1 दर्जन की सूचना हमारे पास है तो आप सोच लीजिए कि किस स्तर पे, कितने व्यापक स्तर पे प्रदेश में भर्तियों में पेपर लीक हो रही होंगी। और ये जो 1 दर्जन है, ये भी क्यों हुई, इस पे भी सवाल पूछा जाना चाहिए था। आज चुनाव के समय ये पूछा जाना चाहिए था कि सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए इन 5 सालों में, जवाब दे कम से कम। हो सकता है कि आपके कदम का सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया, चलिए ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन ये बताने की तो स्थिति में सरकार को होना चाहिए ना कि हमने पेपर लीक की घटनाओं के रोकथाम के लिए ये कदम उठाए हैं। आज तक नहीं बताया सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। जब जांच हो जाए, जब छात्रों, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन हो और उसके दबाव में जब जांच होती है तो किसी चतुर्थ श्रेणी के 1, 2, 3 कर्मचारियों को पकड़ के बता दिया जाता है कि इतना बड़ा जो पूरा नेक्सस चल रहा था यही लोग चला रहे थे। ऐसा होता है क्या? हम नहीं जानते। ज्यादा दबाव बन जाए सरकार के ऊपर, थोड़ा बहुत मीडिया में रिपोर्टिंग अगर हो जाए तो फिर उसके बाद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से ऊपर उठ के फिर किसी दलाल को पकड़ा जाता है। तब समझ में आता है कि अरे ये है। असल में मामला वहां भी नहीं है। इस तरह की पेपर लीक की घटनाएं तब तक नहीं हो सकती इतने व्यापक स्तर पे जब तक कि सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति का शह न हो, पावर में जो लोग हैं उनका आशीर्वाद ना हो, उनकी शह ना हो। उसके बिना इतने बड़े स्तर पे पेपर लीक कोई नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी सरकारी जांच कभी भी उस सरगना तक नहीं पहुंचती। तो अगर नहीं पहुंचती है तो फिर पेपर लीक की घटनाएं होती जाएंगी। आप छोटे छोटे इसमें मछलियों को पकड़ के दिखा देते हैं कई बार, अगर बहुत दबाव बने तो भी, उतना भी नहीं होता। कई बार बहुत ज्यादा दबाव बना है तो दलालों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सरगनाओं तक कभी नहीं पहुंचते हैं। तो आज ये सवाल होना चाहिए, युवाओं का यही सवाल है इस वक्त। और ये मत समझिए कि अगर आज के समय में पार्टियां ये बात नहीं कर रही हैं, मीडिया में ये बात नहीं हो रही है, तो ये सवाल नहीं है। बेरोजगार युवाओं के यही सवाल है। जो डिस्कनेक्टेड हैं बेरोजगार युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से, उन्हीं को लगता है कि यह सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर युवा यही जानना चाहता है कि आप हमारे भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं, आप हमारे भविष्य को लेकर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, क्यों हमको अंधकार में, क्यों हमारे भविष्य को लेकर इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां हमको पता नहीं कल को क्या होगा। इतनी हताशा, इतनी नाउम्मीदी हो रही है। एक और आंकड़ा, ये जब हम बात करते हैं भर्तियों में अनियमितता, भ्रष्टाचार की, यूपी SSSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, वॉल्यूम के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चयन बोर्ड इसको कह सकते हैं आप। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां इसके माध्यम से दी जाती हैं। आज की तारीख में यूपी SSSC के जरिए होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनमें 21 ऐसी भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं।
युवाओं में जो असंतोष और आक्रोश है उसका बड़ा कारण यह है कि भर्तियां निकलती नहीं हैं, और निकले तो पूरी ही नहीं होती है, वो चिरकाल अनंत काल तक चलती चली जाती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल। आप समझिए सिर्फ यूपी SSSC की 21 भर्तियां हैं जो पेंडिंग है, ओपन एंडेड है, आज भी क्लोज ही नहीं हुई है। उसमें लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा होंगे जिन्होंने आवेदन किया होगा, तैयारी की होगी, कहां कहां जाके परीक्षाएं दी होंगी, कितना उनके ऊपर मानसिक तनाव होगा, कितने अवसाद में होंगे वो, घर परिवार रिश्तेदार मित्र उनसे कितने सवाल पूछते होंगे, कब कौन सा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया तो कब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया था तो क्या हुआ, मेंस तो हुआ ही नहीं, तुमने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था भी या नहीं किया था। आज के समय में इस सरकार को समझ ही नहीं आता है कि प्रदेश के युवा किस तरह के मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं उनकी नीतियों के कारण। ये सवाल हैं जो इस चुनाव के सबसे अहम सवाल हैं। हम लोगों ने ये तय किया क्योंकि देखिए युवा हल्ला बोल आंदोलन देश भर में युवाओं की आवाज और बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा है। आपने अभी हाल में देखा आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का मसला, जिसको लेकर बिहार के कई शहरों में और उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में कई प्रदर्शन हुए। अब ये तो केंद्र सरकार की नौकरियां थी, कई बार हमको सुनने को मिलता है डबल इंजन की सरकार, और हम लोगों ने तो यह अनुभव किया है कि डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को डबल धोखा दिया है। राज्यों से भी धोखा मिला है, केंद्र से भी धोखा मिला है। 3-3 साल से आपकी रेलवे की भर्ती पूरी नहीं हो रही है, एसएससी में आप कटौती किए जा रहे हैं लगातार साल दर साल, यूपीएससी में आपके नोटिफाइड पोस्ट साल दर साल कम होते जा रहे हैं, बैंकिंग में आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, फौज में आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, एयरफोर्स की भर्ती निकाल के आप पूरी नहीं कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2018 से आपने लटका रखा है मेडिकली क्वालिफाइड लोगों को। केंद्र हो चाहे राज्य हो, ये जो डबल इंजन की सरकार है इसने प्रदेश के युवाओं के साथ डबल धोखा किया है। और इसलिए आज जब चुनाव का वक्त है, आज जब इन सवालों पे सबसे ज्यादा बातचीत होनी चाहिए थी, तो उस वक्त इन सवालों से बचने की कोशिश हो रही है। इसी कारण से प्रचार के अंतिम दिन घोषणा पत्र जारी होता है ताकि इस पर कोई बात ना करे, घोषणा पत्र जारी भी हो जाए और हमने क्या किया बस वही पता चले, हमसे कोई कुछ सवाल ना पूछ पाए। एकमात्र नीति इनकी यही है, वन वे कम्युनिकेशन करने की, सवालों का जवाब नहीं देने की और जवाब के नाम पे झूठ बोलने की। 5 लाख सरकारी नौकरी दे दिया और उसका प्रचार सिर्फ प्रदेश में ही नहीं देश भर में कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में प्रचार चल रहा है, बॉम्बे में प्रचार चल रहा है, बेंगलोर में प्रचार चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरी मिल गया, और उत्तर प्रदेश के युवा सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। वो रोजगार मांगने जाते तो उनको जो है सो ऊपर से नीचे तक दाग दिया जाता है लाठियों से। ये हालत हो गई है। तो हमने इस कारण से इन चुनाव में युवाओं की यूपी मुहिम की शुरुआत की, जिसके तहत हमने प्रदेश के सभी जिलों में युवा चौपाल का आयोजन किया है। 12 जनवरी से जो युवा दिवस जो बीता है उसके बाद कई युवा महापंचायत होने वाले थे, जो कि ओमिक्रॉन की परिस्थिति के कारण जब ये चुनाव आयोग ने भी और सभी पार्टियों ने बड़ी रैलियां करनी छोड़ दी, तो फिर हमारी युवा पंचायत भी पोस्टपोन हुए। लेकिन हम लगातार युवा चौपाल सभी जिलों में कर रहे हैं और इन युवाओं की यूपी के उन मुद्दों को, उन सवालों को हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इन चुनावों में इन मुद्दों को गायब करने की जो साजिश रची जा रही है उसको हम सफल न होने दें। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ बोलेंगे क्या? इसके साथ युवा ये अभी ऑफ हो गया या ये लाइव उसको, ये युवाओं की यूपी कैंपेन का ये डॉक्यूमेंट है जो हो सकता है कि आपने देखा होगा कभी ना कभी, जिसको लेकर हमारे हर जिले में युवा हल्ला बोल के साथ ही लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं की इन बातों को। तो बस आपसे निवेदन है कि इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इन सवालों पे सरकार की जवाबदेही तय हो। और आपका जो वोट देने का फैसला है, आपके मन में ये भी हो सकता है कि किनको वोट दें। देखिए ये काम हमारा नहीं है कहना आपको कि किनको वोट देना है, लेकिन इतना ज़रूर हमारा काम है और ये आपका भी काम है कि हम चुनाव के वक्त कम से कम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। हमको ये पता तो होना चाहिए कि किस आधार पे वोट दें। इतना हम आपसे ज़रूर गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि वोट करने का जो आधार है
वो जाति धर्म के मुद्दे नहीं होने चाहिए। चुनाव में जो बेशर्मी से धर्म और जाति के नाम पे खेल खेला जा रहा है, उससे से कम युवाओं को अलग हो जाने की जरूरत है। आप इस खेल से अलग हो जाएंगे तो आपके भविष्य का कुछ बेहतर हो सकता है। अगर इस खेल के शिकार हो गए तो सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई होने वाला है इस खेल का, तो वो हमारा और आपका भविष्य ही होने वाला है।